नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव ज्ञानीमिट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और कल तक हम लोगों ने भारत की सीमा और उसकी अवस्थिति के बारे में पढ़ा था। और आज से हम लोग भारत का जो डिफरेंट आइलैंड है और भारत की जो सीमा भिन्न भिन्न देशों से जो लगती है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं और देखते हैं कि भारत जैसे अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है, और जैसे मालदीव और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में जो चैनल है, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं चैनल। देखिए चैनल क्या होता है। चैनल होता है, जैसे भारत की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो चैनल होता है उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, इसलिए जो चैनल होता है वो उत्तरी अक्षांश की संज्ञा उसको भारत में दी जाती है। और चूंकि यह एक तरह का वाटर बॉडी होता है, नैरो पैसेज होता है दो आइलैंड के बीच, दो देशों के बीच, या किन्हीं दो, यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो दो देशों के बीच या किन्हीं दो राज्यों के बीच। तो ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि चैनल क्या होते हैं। तो देखिए लिखिए यहाँ पे चैनल क्या होते हैं। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों? क्योंकि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। इसलिए भारत की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितने भी चैनल होंगे भारत से रिलेटेड वो हमेशा उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो चैनल है भारत की दृष्टिकोण से वो हो जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, ये जो 10 डिग्री चैनल है ये आप लोग देख रहे होंगे, ये है अंडमान, ये है निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल, यहाँ पे जो चैनल ये आप लोगों को दिख रहा है, ये अक्षांश रेखा यानी 10 डिग्री अक्षांश रेखा। 10 डिग्री 10 डिग्री अक्षांश जो रेखा है इसी को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। जो 10 डिग्री अक्षांश रेखा है वो किसके बीच है? अंडमान और निकोबार के बीच में है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो 10 डिग्री अक्षांश रेखा है ये उत्तरी अक्षांश रेखा है या दक्षिणी अक्षांश रेखा है, चूंकि भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए इसको कहेंगे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और किसके बीच में है? अंडमान और निकोबार के बीच में। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं 9 डिग्री चैनल। यहां पे लिख लीजिएगा, ये किसके बीच है? अंडमान व निकोबार। देखिए अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किस आइलैंड के बीच में है, तो देखिए ये जो आइलैंड आप लोगों को दिख रहा है यहां पे देखिए, इसको कहते हैं लिटिल अंडमान। और ये जो आइलैंड दिख रहा है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह है अंडमान द्वीप समूह और ये है कार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। तो जो निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी आइलैंड है, सबसे उत्तरी जो द्वीप है उसको कहते हैं कार द्वीप, यानी कार निकोबार द्वीप। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो 10 डिग्री चैनल है, वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल है। लेकिन अगर आप लोगों से एक स्पेशली पूछ दिया जाए कि निकोबार का कौन सा द्वीप और अंडमान का कौन सा द्वीप, तो निकोबार का हो जाएगा लिटिल अंडमान, निकोबार का हो जाएगा कार निकोबार और अंडमान का हो जाएगा लिटिल अंडमान। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है, तो उसका आंसर हो जाएगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अवस्थित है। ठीक है, तो चलिए अगले
अक्षांश रेखा की ओर चलते हैं और देखते हैं 9 डिग्री चैनल। देखिए, अगर हम लोग 9 डिग्री चैनल की अवस्थिति भारत के दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग पाते हैं कि जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप, ये आइलैंड जो आप लोगों को दिख रहा है, ये है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है जिसको कहते हैं मिनिकॉय। ये जो है इसको कहते हैं मिनिकॉय। तो अगर 9 डिग्री चैनल, ये जो रेड लाइन आप लोगों को दिख रही है, यही है 9 डिग्री चैनल। और ये जो 9 डिग्री चैनल है किसके किसके बीच है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। और जो ये मिनिकॉय द्वीप है ये लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। तो ये कोई देश को नहीं डिवाइड करता है, या ये लक्षद्वीप को ही उसके एक आइलैंड यानी उसके एक द्वीप मिनिकॉय से डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि हम लोगों से पूछ लिया जाए कि 9 डिग्री जो चैनल है किसके किसके बीच है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप व मिनिकॉय। मतलब जो 9 डिग्री चैनल है या 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए, उत्तरी अक्षांश मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये जो 9 डिग्री चैनल है ये भारत की दृष्टिकोण से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो भारत के दृष्टिकोण से अगर आप लोग इसे देखें तो ये हमेशा उत्तरी अक्षांश होगा, क्योंकि भारत की अवस्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 27 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। तो ये हमेशा उत्तरी अक्षांश होगा। जो 9 डिग्री चैनल है या 10 डिग्री चैनल है, या आगे मैं बात करूंगा 8 डिग्री चैनल के बारे में, वो भी उत्तरी अक्षांश ही होगा। तो अगर 9 डिग्री चैनल के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि किन 2 द्वीपों के बीच में है, तो लक्षद्वीप और उसी का ही एक द्वीप है मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल हो जाएगा? 9 डिग्री चैनल। ये पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग नोट जरूर करते जाइए। ठीक है, चलिए अगले चैनल की बात करता हूं। एट डिग्री चैनल। देखिए, जो अपना 8 डिग्री चैनल है, यहां पे ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको अलग से ड्रा कर देता हूं। ये जो मिनिकॉय आइलैंड था, ये जो मिनिकॉय आइलैंड है, ये मिनिकॉय द्वीप है, इसको मैं ऊपर ड्रा कर रहा हूं। और इसी के नीचे जस्ट यहां पे मान लीजिए ये है मालदीव, मालदीव, और ये है मिनिकॉय। तो और ये जो चैनल है ये हो गया 8 डिग्री चैनल। ये जो 8 डिग्री चैनल होगा ये भारत के नीचे यानी भारत की जो मुख्य भूमि है, क्योंकि जो भारत की दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट, उससे तो नीचे ही होगा ये 8 डिग्री चैनल। क्योंकि जब हम अक्षांशों की स्थिति देखते हैं भूमध्य रेखा से, तो जैसे जैसे हम अक्षांशों से ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे अक्षांश की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। तो यहां पर अगर 8 डिग्री 4 मिनट है तो इसके नीचे ही 8 डिग्री होगा। तो इसलिए मैं इसको यहां पे ड्रा कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ये जो मिनिकॉय है और ये है मालदीव। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये पहली बात तो ये हो गई कि ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। या अगर मैं कहूं एक तरह से, चूंकि यह मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही भाग है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से भी अलग करता है। तो यहां पे आप लिख लीजिए 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। पहले तो लिख लीजिए मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। दूसरी बात हो जाएगी
मिनिकॉय चूंकि लक्षद्वीप का ही भाग है, इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। और चूंकि मालदीव एक अलग कंट्री है, इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि 8 डिग्री चैनल भारत व मालदीव को अलग करता है। यानी मैं ये भी लिख सकता हूं कि 8 डिग्री चैनल, चूंकि मिनिकॉय लक्षद्वीप का पार्ट है और लक्षद्वीप भारत का भाग है, इसलिए मैं मिनिकॉय को मिनिकॉय न करके भारत ले सकता हूं, और मालदीव तो अलग देश है ही, इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि जो 8 डिग्री चैनल है वो भारत व मालदीव को अलग करता है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, भारत व मालदीव। ठीक है, तो ये हो गए 3 इंपॉर्टेंट चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, और इसके नीचे ही होगा 8 डिग्री चैनल, लेकिन जगह की आपूर्ति न होने के कारण मैंने इसको ऊपर दर्शा दिया है, तो 8 डिग्री चैनल। तो 3 इंपॉर्टेंट चैनल हो गए, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। या लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। या अब देखिए 9 डिग्री चैनल से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? 9 डिग्री चैनल से पूछा जाता है लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है जिसको कहते हैं मिनिकॉय, उसके बीच में कौन सा चैनल है, तो वो हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 8 डिग्री चैनल के बारे में, तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? मिनिकॉय वो मालदीव के बीच में, या आप लोग कह सकते हैं लक्षद्वीप वो मालदीव के बीच में, या आप लोग कह सकते हैं भारत व मालदीव के बीच में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और 2 और इंपॉर्टेंट जो चैनल है उसको देखते हैं। देखिए यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये कोको द्वीप लिखा है। ये जो कोको द्वीप है ये म्यांमार का ही एक द्वीप है, ठीक है। और यहाँ पे जो लैंडफॉल द्वीप लिखा है यह अंडमान द्वीप समूह का ही उत्तरतम द्वीप है। तो मैं इसको यहां पे दर्शा देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो समझ में आने के लिए मैं इस चित्र को यहां दर्शाता हूं। देखिए यह है कोको द्वीप जो वहां पे दर्शाया गया है, यह है कोको द्वीप। और यह है लैंडफॉल द्वीप। देखिए पहली बात तो ये हो गई कि ये कोको द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो ये कोको द्वीप पर अधिकार म्यांमार का है। और ये लैंडफॉल द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो ये तो भारत के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से अगर देखा जाए तो यह अंडमान द्वीप समूह के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन ये जो लैंडफॉल द्वीप है इसको हम लोग एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि जो अंडमान द्वीप समूह है इसका उत्तरतम द्वीप है ये लैंडफॉल द्वीप। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कोको द्वीप और लैंडफॉल के द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो उसका नाम हो जाता है कोको चैनल। तो ये जो चैनल है इसको कहते हैं कोको चैनल, कोको चैनल। इसकी एक और विशेषता है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कोको द्वीप पर अधिकार क्षेत्र म्यांमार का है, लैंडफॉल द्वीप पर अधिकार क्षेत्र भारत का है। तो ये जो कोको चैनल हो जाता है यह म्यांमार को भारत से अलग करता है। तो यह भी क्वेश्चन आता है दोस्त कि जो कोको चैनल है वो किन 2 देशों को अलग करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा म्यांमार को भारत से अलग करता है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि यह
म्यांमार को भारत से अलग करता है, ठीक है। तो अब आप लोग सभी लोग समझ चुके होंगे कि म्यांमार को भारत से कौन सा चैनल, इसका यही है, ये जो चैनल दिख रहा है आप लोग को, इसी को कहते हैं कोको चैनल, जो यहाँ पे मैं दर्शाया हूं। तो कोको द्वीप जो कि म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है, लैंडफॉल द्वीप जो कि इंडिया के अधिकार क्षेत्र में है, इसको कौन सा चैनल अलग करता है? कोको चैनल। और इनडायरेक्टली रूप से अगर आप लोग देखें तो म्यांमार और भारत को कौन सा चैनल अलग करता है? कोको चैनल। चलिए हम लोग अगले चैनल की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन सा अगला चैनल है। देखिए, ये जो अंडमान द्वीप समूह है और ये है निकोबार द्वीप समूह। इसका मैं जो निचला पोर्शन है वो व्हाइट बोर्ड पर तो नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहां दर्शा देता हूं कि जो अंडमान वो तो दिख ही रहा है, निकोबार यानी निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है, यहाँ पे जो निकोबार में मान लीजिए बना रहा हूं, तो निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है ये, तो इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। और इसकी अवस्थिति कुछ ऐसी है कि यह इंडोनेशिया के सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उससे नजदीकी पर अवस्थित है। तो यहां पर पड़ जाता है आपका सुमात्रा और यहां पे है जावा, तो ये हो जाता है सुमात्रा और ये हो जाता है जावा। तो ये ग्रेट निकोबार जो भारत का अधिकार क्षेत्र है, इस पे ये जो भारत का पार्ट है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का भाग है। तो अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो वो हो जाता है ये जो चैनल है, ये वाटर बॉडी। एक तरह से चैनल क्या होता है? चैनल होता है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये कोई चैनल है तो ये तो उत्तरी अक्षांश हो गया, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इसके बीच में जो वाटर बॉडी है वो इनडायरेक्टली रूप से हम लोग उसी को इंगित करते हैं, लेकिन हम लोग एक अक्षांश की सहायता लेते हैं उसको इंगित करने के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये वाटर बॉडी एक तरह से समझ लीजिए जो दो विभिन्न द्वीपों को अलग कर रही है या दो देशों को अलग कर रही है। तो देखिए, ये हो जाता है जो ग्रेट निकोबार जो कि निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु है, और सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का उत्तरतम द्वीप है, उसको कौन सा चैनल अलग करता है? ग्रांड चैनल। ग्रांड चैनल। देखिए, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रांड चैनल। क्यों? क्योंकि जो ग्रेट निकोबार है वो भारत का हिस्सा है और जो सुमात्रा द्वीप है उस पर इंडोनेशिया का हिस्सा है। तो हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से, क्या प्रत्यक्ष रूप से ही हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रांड चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप यानी सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, या ग्रांड चैनल भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। तो ये हो गया ग्रांड चैनल। अब हम लोग चलते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप समूह हैं, उसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। देखिए, ये है इंडिया, ये है श्रीलंका। हो सकता है कि आप लोग को यहां पे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको यहां पे ड्रा कर दे रहा हूं। ये इंडिया हो गया और कुछ ऐसी स्थिति है, मैं रफ डायग्राम एक ड्रा कर रहा हूं। ये हो गया श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं,
छोटे छोटे महत्वपूर्ण द्वीप हैं, ये द्वीप है, इनको कहते हैं पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, ठीक है। ये हो गया श्रीलंका, ये हो गया इंडिया। अब देखिए, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है, ये जो खाड़ी आप लोग देख रहे हैं, ये वाटर बॉडी एक खाड़ी कहलाती है, जिसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। और यहीं पर भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि है, जिसको क्या कहते हैं, पाक जल संधि। इसको कहते हैं, यहां पे है पाक जल संधि। पाक जल संधि, या इसी का दूसरा नाम है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, या इसी का दूसरा नाम है पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य। तो देखिए दोस्त, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कौन सी, और देखिए ये जो जल संधि में लिखा हूं, इसका मतलब क्या होता है, ये आप लोग समझिए। देखिए, जो जल संधि होती है, मैं यहां पे समझा दे रहा हूं। ये जो जल संधि होती है, मान लीजिए ये कोई धरातल का कोई हिस्सा है और ये कोई हिस्सा है, तो जल संधि दो धरातल के हिस्से को एक बीच में, ये मान लीजिए वाटर बॉडी है, जो जल क्षेत्र है, एक जो संकुचित जल क्षेत्र है, वो किसी दो धरातल के हिस्से को अगर अलग करता है, तो ये जो क्षेत्र होता है, इसी को हम लोग कहते हैं जल संधि। जल संधि, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं पाक जल डमरू मध्य। तो अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए कि पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, तो उसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य अवस्थित है। और भारत और श्रीलंका के बीच में ही कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप समूह है, जिनको कहते हैं पंबन द्वीप। अब देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा आदम ब्रिज का, ठीक है। तो ये आदम ब्रिज इसी द्वीप समूह पर ही अवस्थित है। आदम ब्रिज, या उसी का एक और नाम हो जाता है पंबन ब्रिज, भी नाम रख दिया गया है, पंबन ब्रिज। या अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें, तो इसका नाम क्या हो जाता है, राम सेतु। राम सेतु, ठीक है। तो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, वो हो जाती है मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है, वो क्या हो जाती है, पाक जल संधि। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप समूह है, उनको कहते हैं पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप पर ही एक ब्रिज बना है, जिसको कहते हैं आदम ब्रिज, पंबन ब्रिज या राम सेतु। ये तीनों एक ही ब्रिज का नाम है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। अब तक हम लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट जो चैनल हैं और जो खाड़ियां हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की जो भौगोलिक सीमा है, वो किन किन देशों से लगती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, ये जो देश आप लोग को दिख रहा है, ये देश जो आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा देश जो है, चलिए इसको कर दे रहा हूं।
देखिए ये जो देश दिख रहा है आपको रेड लाइन से, इसकी बाउंड्री शो हो रही है, इसको ये है बांग्लादेश। ठीक है, ये पूरा बांग्लादेश है जो कि पश्चिम बंगाल से बाउंड्री इसकी दिख ही रही है आपको। तो पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं। ठीक है, बांग्लादेश है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हम लोग सामने उठता है कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो हेडिंग डालते हैं भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत व बांग्लादेश, इसके बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। तो अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई हो जाएगी 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम लोग से पूछ लिया जाए कि ये जो बांग्लादेश का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत के किन किन राज्यों को टच करता है, तो देखिए ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल और ये जो असम का यहां पे हो जाता है असम, ये असम, मेघालय और त्रिपुरा। अगर हम लोग कुल देखें कुल कितने राज्य हो गए हम लोग को अगर ये देख, ये भी है, ये बॉर्डर जो है ये यहां तक है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि जो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत के किन किन राज्यों को छूती है, तो उसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए ये पश्चिम बंगाल को टच कर रही है। आसाम, यहां पे देखिए यहां भी टच कर रही है आसाम को, और यहां भी थोड़ा सा पार्ट यहां भी टच करती है। तीसरा राज्य हो जाएगा मेघालय, चौथा राज्य हो जाएगा त्रिपुरा और पांचवा हो जाएगा मिजोरम। तो देखिए राज्य लिख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से राज्य को छूती है। पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य हो जाएगा असम, तीसरा राज्य हो जाएगा मेघालय, चौथा राज्य हो जाएगा त्रिपुरा, पांचवा राज्य हो जाएगा मिजोरम। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय जो बांग्लादेश की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो भारत के कुल 5 राज्यों को छूती है, जिनमें से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी 5 राज्य हैं जिनसे बांग्लादेश की इंटरनेशनल बाउंड्री जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनको टच करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। देखिए बांग्लादेश और भारत के बीच में एक ऐसा द्वीप है जो विवाद का कारण रहता है। हालांकि वो जलमग्न हमेशा रहता है, लेकिन कभी कभी वो बाहर भी निकलता है। जैसे उसका नाम है न्यू मूर द्वीप। तो मैं यहाँ पे न्यू मूर द्वीप को दर्शाता हूं। इसका नाम है न्यू मूर द्वीप। तो ये जो न्यू मूर द्वीप है, यह जैसे इस पर विवाद का कारण क्या है कि भारत और बांग्लादेश दोनों इस पर अधिकार की बातें करते हैं, इसलिए यह भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण बना है। और ये न्यू मूर द्वीप हमेशा जलमग्न की अवस्थिति में है, तो कोई खास विवाद नहीं है, लेकिन इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा चर्चा में रहता है न्यू मूर द्वीप। तो इस पर किन किन देशों के बीच में विवाद है, वो हो जाता है बांग्लादेश और भारत के बीच में, और यह हमेशा जलमग्न रहता है। तो ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं है। ठीक है, तो उसको लिख लीजिएगा आप लोग, न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप। और ये किन किन देशों के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है? भारत और बांग्लादेश।
ठीक है, चलिए दोस्त, अब हम लोग चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदुओं की बात करते हैं जो कि भारत और बांग्लादेश के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बार आप लोगों ने नाम सुना होगा 100वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा भारत की कुछ कॉलोनीज को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया और बांग्लादेश ने कुछ कॉलोनीज भारत को दे दी। तो वो जो कॉलोनीज हैं उनको कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए 3 बीघा कॉरिडोर। उसी का एक दूसरा नाम है 2.5 गज गलियारा। तो वो हो जाता है 3 बीघा कॉरिडोर या 2.5 गज गलियारा। ये क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर या 2.5 गज गलियारा क्या है? ये जब 100वां संविधान संशोधन करके भारत ने क्या किया कि कुछ कॉलोनीज को बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश ने कुछ कॉलोनीज भारत को दे दी, उसी को कहते हैं हम लोग 2.5 गज गलियारा। और एक जो ये बांग्लादेश की जो मिजोरम से जो सीमा टच कर रही है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो मिजोरम से जो सीमा टच कर रही है बांग्लादेश की, इसको कहते हैं 0 पॉइंट। क्या कहते हैं? 0 पॉइंट। यहां पे आप लोग लिख लीजिए 0 पॉइंट। तो बांग्लादेश और भारत के संबंध में आप लोग को 2 चीजें विशेषकर ध्यान रखनी है। पहली, जो 2.5 गज गलियारा है या 3 बीघा कॉरिडोर, इसको 100वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अमल में आया। और दूसरा 0 पॉइंट, जो कि बांग्लादेश और मिजोरम का बॉर्डर है, उसी को कहते हैं 0 पॉइंट। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग समझते हैं कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या ऐसा कुछ घटनाएं हुई हैं। तो देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय भारत ने बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका और कोलकाता से एक बस सेवा चालू की थी। ठीक है, उसको कहते थे कोलकाता ढाका बस सेवा। और उसी तर्ज पर भारत ने दिल्ली लाहौर तक भी, पाकिस्तान के लिए लाहौर तक भी बस सेवा चालू की थी। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कोलकाता ढाका बस सेवा किसने चालू की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। और जो उनका शासनकाल था 1999 से 2004 का जो शासनकाल था, उस समय ये बस सेवा चालू की गई थी। ठीक है, तो ये हो गई बांग्लादेश के बारे में। हम लोग को बांग्लादेश के बारे में क्या क्या मेनली रूप से लिखना है। पहली बात कि कुल कितनी सीमा है? 4096.7 किलोमीटर। और ये जो 4096.7 किलोमीटर की जो सीमा है, ये भारत का किसी भी देश से सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत किस देश के साथ सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये मैं जो लिखा हूं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये भारत की परिप्रेक्ष्य से है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत किससे बनाता है? बांग्लादेश के साथ। वो उसकी लंबाई कुल कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। तो यहां लिख लीजिए भारत व बांग्लादेश। यहां पे लिख लीजिए भारत व बांग्लादेश। ठीक है, और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए न्यू मूर द्वीप के बारे में कि न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के बीच में विवाद का कारण बना है, तो उसका उत्तर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में न्यू मूर द्वीप विवाद का कारण बना है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 3 बीघा कॉरिडोर या 2.5 गज गलियारा का संबंध किन दो देशों के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका उत्तर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। या अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 0 पॉइंट क्या है,
तो ये जो 0 पॉइंट है वो भारत और मिजोरम के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको कहते हैं 0 पॉइंट। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं भारत और ये जो चाइना है, भारत और चाइना के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये जो भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से चालू होती है, ये नेपाल हो जाएगा, फिर यहां से शुरू होगी, फिर ये टच करेगा भारत का ये पार्ट, और यहां तक। तो अगर ध्यान से देखें कि जो चाइना यानी चीन, यहां पे मैं चीन लिख दे रहा हूं, जो चीन और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत के किन राज्यों को टच कर रही है। देखिए ये हो गया लद्दाख, पहले तो जम्मू कश्मीर था लेकिन अब इसका नाम हो गया लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख, उत्तराखंड, देखिए यहां पे ये नेपाल है, तो इससे का आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये है नेपाल, तो ये तो नेपाल हो गया, तो नेपाल के साथ बना था उसको छोड़ दीजिए। लद्दाख, उत्तराखंड, ये हो गया अपना सिक्किम, ये सिक्किम है, तो लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुल कितने, और ये जो हिमाचल प्रदेश, तो कुल कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की सीमा देखिए यहां पे टच कर रही है, ये हो गया उत्तराखंड 3 राज्य, सिक्किम 4 राज्य, और 5वां राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश, जिसके साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है ये चाइना। और यहीं पर डोकलाम विवाद भी है, भारत अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में डोकलाम विवाद भी है, तो उसको हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो भारत और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। अगर लंबाई की बात की जाए तो उसकी लंबाई हो जाती है 3488 किलोमीटर। और ये जो भारत और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण सन 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका निर्धारण कब हुआ, 1914 में। किसने किया, सर हेनरी मैकमोहन ने, और इन्हीं के नाम पर इस सीमा को, इस पूरे सीमा को, जो भारत और चाइना के बीच की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका नाम रखा गया मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर यानी 3488 किलोमीटर है। इसका निर्धारण कब किया गया, 1914 में सन हेनरी मैकमोहन के द्वारा इस लाइन का निर्धारण किया गया भारत और चाइना के बीच में। और उन्हीं के नाम पर यह जो रेखा है भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है इसको मैकमोहन रेखा कहा गया, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इश्यू की बात करते हैं जो कि भारत और चाइना के बीच में बनते हैं। देखिए अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो यहां पे एक दर्रा है जो सिक्किम और चाइना के बीच में एक दर्रा है जिसको कहते हैं नाथुला दर्रा। इसका इंपॉर्टेंस, इसकी महत्ता सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत और चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए, जब 1962 का युद्ध हुआ था तब इस दर्रे को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और व्यापारिक दृष्टिकोण से बंद कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो इसको व्यापारिक दृष्टिकोण से खोल दिया गया। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी की सरकार है इसमें क्या किया गया है कि इसको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी खोला गया है ताकि भारत के लोग मानसरोवर की यात्रा कर सके। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नाथुला दर्रा है वो किससे जोड़ता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिक्किम को चीन से या भारत को चाइना से, ठीक है। तो इसकी महत्ता भारत और चीन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा दर्रा है, यहां पर आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो यहां पर एक और दर्रा है, इसका नाम हो जाता है जेलेपला दर्रा, जो कि सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, यानी भारत को भूटान से जोड़ता है। तो यहां से दो क्वेश्चन उठते हैं। पहली बात की नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा को 1962 में बंद कर दिया गया था भारत चाइना युद्ध के बाद। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उसको व्यापारिक दृष्टिकोण से खोला गया, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यानी मानसरोवर की यात्रा तब भी हम लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार है तब से इसको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी खोल दिया गया है। तो ये हो गया नाथुला दर्रा। और जेलेपला दर्रा भी यहाँ पर अवस्थित है जो कि सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, कुछ चीजें और भी हैं जिसके बारे में मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पर डोकलाम इशू 2 साल पहले अराइज हुआ था। तो डोकलाम इशू किनके बीच का विवाद है? भारत और चाइना के बीच में। तो कुछ जो प्रमुख इशू है भारत और चाइना के बीच में, और अभी हाल में आप लोग जानते ही हैं कि जो तसांगपुर लेक के बारे में जो विवाद अभी उठा है, तो भारत और चाइना के बीच में ये जो सीमा है ये हमेशा विवाद के कारण बनी रहती है, तो ये याद रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट विवाद हो गए, डोकलाम विवाद हो गया और जो अभी का विवाद है वो, ठीक है गाइस। तो चलिए, मैं आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा और अगले लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, भारत और नेपाल के बीच की सीमा, भारत और भूटान के बीच की सीमा और कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं जो कि भारत और अन्य देशों के साथ बहुत ही ऐतिहासिक महत्ता रखती हैं। तो चलिए, मैं अपना लेक्चर इन्हीं शब्दों के साथ पूर्ण करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।